नमस्ते दोस्तों। किस्मत ने सभी लोगों को हीरा बनाया है, यानी कि डायमंड। इसलिए जो जितना घिसेगा वह उतना ही चमकेगा। जो अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए जितना ही प्रयास करेगा वह उतना ही अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचेगा, वो उतना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो इसी कोट के साथ आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का डेट है 3 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, गृह मंत्रालय ने नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवरों को शांत करना चाहा है। ठीक है, अभी हाल ही में जो 3 महत्वपूर्ण क्रिमिनल लॉ लाए गए हैं उसमें से BNS मतलब कि भारतीय न्याय संहिता में एक कानून है जो कि हिट एंड रन से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें कुछ नए प्रावधान लाए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं जो है ट्रक ड्राइवर जो है असहमत है। ठीक है, उसी के लिए लगातार जो है पूरे भारत भर में ट्रक ड्राइवरों का जो है वो विरोध देखा जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कानून उन ड्राइवरों के लिए सख्त दंड लगाता है जो हिट एंड रन दुर्घटना के बाद भाग जाते हैं। ठीक, तो ये जो महत्वपूर्ण 2 प्रावधान दिए गए हैं भारतीय न्याय संहिता नए कानून में हिट एंड रन से संबंधित, उसमें कहा गया है दुर्घटना के बाद जो भी चालक भाग जाते हैं दुर्घटना स्थल से उसके लिए कुछ कठोर प्रावधान किए गए, सख्त दंड देने की प्रावधान की गई। और दूसरा जो है, अगर कहीं पे भी जो सड़क ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं और गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और अधिकारियों को सूचना दिए बिना, मतलब कि पुलिस स्टेशन या फिर नजदीकी हॉस्पिटल्स में सूचना दिए बिना अगर भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा या फिर 7 लाख तक का जुर्माना, यही दोनों प्रावधानों का ज्यादा से ज्यादा विरोध किया जा रहा है भारत के ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके जो अगला आर्टिकल है, म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही मतलब कि फ्री मूवमेंट रिजीम व्यवस्था जो थी जल्द ही समाप्त होगी और भारत में प्रवेश करने के लिए अब वीजा की आवश्यकता होगी। ठीक है, लगातार जो देखा जा रहा है घुसपैठ बढ़ता जा रहा है। जो म्यांमार और इंडिया का जो सीमा क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया, तो इन क्षेत्रों जो ये जो क्षेत्र है भारत के साथ म्यांमार का सीमा साझा होता है, तो इन क्षेत्रों में ड्रग्स के ज्यादा प्रसार हो गया। उसके बाद आतंकवाद का यहाँ पे घुसपैठ होता जा रहा है। ठीक है, लगातार जो है अनेक प्रकार के शरणार्थी जो हैं वो यहाँ से ज्यादा घुसपैठ कर रहे हैं। इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा इसे बंद करने की, बाड़ लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, और अगर यहाँ से कोई भी प्रवेश चाहिए तो वीजा की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिससे कि वहाँ का आसपास का जो रोटी और बेटी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसका जो अगला आर्टिकल है, कल भी हम लोगों ने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था कि दोषपूर्ण बाध्यता जो मनरेगा के लिए जो जॉब कार्ड और आधार को लिंक करने की बात की गई है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लागू कर दिया गया है, मैंडेटरी बना दिया गया है। तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या क्या इशू है। ऐसा तो बताया जा रहा है कि ABPS मतलब कि आधार बेस्ड पेमेंट जो होता है उसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो पारदर्शिता आएगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आएगी। उसके बाद जल्दी से जल्दी लोगों के पास स्पीडी पेमेंट पहुंच जाएगा, रियल टाइम पेमेंट पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि जितने भी लीकेज होते हैं उससे सुरक्षा मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे तो इसके एडवांटेज बताई जा रही है, परंतु यहाँ पे जो है बहुत से टेक्नोलॉजिकल ग्लिच है, तकनीकी बहुत सी समस्याएं हैं। इसी के लिए यहाँ पे राइटर के द्वारा ये आर्टिकल लाया गया, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसका जो अगला आर्टिकल है, इसमें कहा जाता है एक भारत बाहर मतलब कि एन इंडिया आउट प्लान जो है जो मालदीव को प्रभावित कर सकता है। अभी हाल ही में भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को फिर से अपग्रेड नहीं किया, नवीकृत नहीं करने का फैसला किया गया। मालदीव सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। ठीक है, जिसमें भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को फिर से अपग्रेड नहीं किया, नवीनीकृत नहीं किया गया, इसलिए यह मुद्दा आता है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की प्रकृति क्या होती है, उसके बाद कौन कौन से समझौते जो भारत और मालदीव के बीच में हुई, और जो लगातार जो मालदीव जो है भारत के साथ अपने संबंध खराब क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। और हाइड्रोग्राफिकल सर्वेक्षण के लिए और भी भारत जो है अन्य देशों के साथ कौन कौन से समझौते किए, जैसे वैश्विक हाइड्रोग्राफिकल प्रयास के लिए भारत ने श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं। उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय और हाइड्रोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना पर प्रकाश डालता है, जो
विशेष रूप से सीमित क्षमताओं वाले क्षेत्रों में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो मालदीव के अलावा भी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत जो है अन्य देशों के साथ जो समझौते किए हैं। तो ये क्या क्या होते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं, मालदीव के इस फैसले के पीछे क्या क्या कारण है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं भविष्य में, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीक्स टू पेसिफाई ट्रकर्स प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन लॉ, मतलब कि गृह मंत्रालय नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवरों को शांत करना चाहा। तो इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे कि ये जो मेनली जो प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता, जो अभी 3 क्रिमिनल लॉ को चेंज किया गया है, उसमें एक जो है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो है, उसी में एक कानून है जो कि हिट एंड रन से संबंधित है। तो उसी के लिए जो ड्राइवर्स जो है असहमत हो गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या क्या मुख्य कारण है, हर एक चीज को विस्तार से देख लेते हैं। तो देश भर में हजारों ट्रक चालक जो है नए शुरू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं, जिसके प्रमुख अंतर राज्य राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्रदर्शनकारी जो ट्रक चालक हैं वो हिट एंड रन मामलों के लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत लगाए गए नए और कड़े प्रावधान को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, भारत में नया जो हिट एंड रन कानून है भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा है। ठीक है, जिससे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह ली है। ठीक है, जो कानून उन ड्राइवरों के लिए सख्त दंड लगाता है जो हिट एंड रन दुर्घटना के बाद भाग जाते हैं। ठीक है, मेनली यहाँ पे कहा जाता है कि जो अगर दुर्घटना भी हो गया है तो आप अपने कर्तव्यों को ना भूलें। ठीक है, अगर दुर्घटना हो गया है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर नजदीकी हॉस्पिटल्स में सूचित करें, जिससे कि गोल्डन आवर के समय में सही उपचार प्राप्त कर सके जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है। ठीक है, तो कानून में कहा जाता है कि जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और अधिकारियों को, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि अधिकारियों को जो सहायता पहुंचा सकते हैं उसको सूचित किया बिना अगर भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की कैद हो सकती है या फिर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो नए कानून के जवाब में पूरे भारत में जो ट्रक ड्राइवर और बस चालक जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ 5 चीजों से असहमति दिख रही है ट्रक ड्राइवर्स का। जो नया हिट एंड रन कानून है जिसमें 10 साल जेल और सख्त सजा का यहाँ पे ड्राइवर जो विरोध कर रहे हैं, उसके बाद मौके से भागना खतरनाक है। सरकार जो है वो सख्ती बरतना चाह रही है और बचाव अपनी जान पे फोकस करना चाह रही है। उसके बाद राहत भी, जैसे कि गलती अगर मृतक की भी थी तो कम सजा मिलेगी। उसके बाद सावधानी भी जरूरी है, हादसे कम हो। उसके बाद नियम माने, सूचना दे। इसी के लिए, इसी को बढ़ावा देने के लिए जो है वो सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता में इस तरह का डेटरेंस, भय पैदा करने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया है। ठीक है, तो इस कानून के जो मुख्य प्रावधान है ये देख लेते हैं। जैसे कानून का नाम जो है वो भारतीय न्याय संहिता है। प्रवर्तन तिथि जो है हाल ही में अधिनियमित हुआ है और मुख्य प्रावधान जो है हिट एंड रन की घटनाओं के लिए कठोर दंड है। घातक दुर्घटना के लिए दंड, किसी दुर्घटना को अंजाम देकर भाग जाने वाले आरोपी व्यक्ति के लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माना है। उसके बाद लापरवाही से मौत के कारण के अन्य श्रेणी है, जैसे 2 अलग अलग श्रेणियां स्थापित किए गए हैं। ठीक है, उसमें श्रेणी 1 में कहा जाता है जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य, तो अपराधियों को 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। और उतावलेपन या लापरवाही से किए गए, मतलब कि रैश ड्राइविंग, ठीक है, किए गए इस तरह के कृत्यों के कारण मृत्युकारिता करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, मतलब कि ये जानबूझ के किया गया है। उसके बाद श्रेणी 2 में कहा जाता है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण अगर कोई दुर्घटना होती है, उसके लिए अपराधियों को 10 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। यदि वे अधिकारियों को घटना की तुरंत सूचना दिए बिना भाग जाते हैं तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है 7 लाख तक का। ठीक है, तो इससे क्या क्या प्रावधान है, जैसे भारत में जो नया हिट एंड रन कानून है, ठीक है, यह जो है वो कानून निजी वाहन मालिकों पर लागू होता है। ठीक है, ये क्लियर याद रखिएगा, ये निजी वाहन मालिकों पे लागू होता है। उसके बाद कानून में कहा जाता है कि जो ड्राइवर लापरवाही से, यही बातें हर जगह कही गई है, जो ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं उसको रोकने की बात की जा रही है। एक भय पैदा करने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया है। हिट एंड रन दुर्घटना तब होती है जब एक ड्राइवर किसी अन्य संपत्ति, पैदल यात्री या फिर कार के साथ दुर्घटना में शामिल होता है और सहायता प्रदान किए बिना और बीमा विवरण का आदान प्रदान किए बिना भाग जाता है। जिन ड्राइवर को डर है कि दुर्घटना स्थल पर रुकने पर उन पर हमला हो जाएगा, वे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं या फिर पुलिस या, लेकिन जैसा कानून बनाया जाता है वैसा रियलिटी में होता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल आदमी भी अगर कोई दुर्घटना होता है
तो वो नहीं देना चाहता है बस पुलिस के व्यवहार के कारण, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मल काम करने के भी अगर पुलिस स्टेशन जाइएगा तो भी देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो इसे सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि हर एक पुलिस स्टेशन ऐसा होता है, जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो छोटे अधिकारी होते हैं वो बहुत ही गलत तरीके से पेश आते हैं और 100 में से 90 व्यक्ति को वो अपराधी ही समझते हैं, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति भी सुधारने की आवश्यकता है। तो यह पुलिस या टोल फ्री, जो भी व्यक्ति अगर पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते हैं तो वो पुलिस या टोल फ्री आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 पे कॉल कर सकते हैं और दुर्घटना के बारे में सूचना दे सकते हैं, ठीक है। और पहले का क्या कानून था हिट एंड रन से संबंधित, तो पहले जो था हिट एंड रन मामलों में आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी के धारा 304 ए लगाया जाता था, जिसमें दंड कम गंभीर थे। पहचान होने पर अपराधियों को 2 साल तक की कैद का सामना करना पड़ता था। और अभी जो है वर्तमान समय में कठोर परिणामों में बदलाव किया गया है। जो नया जो है बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें हिट एंड रन अपराधों के अधिक गंभीर परिणामों की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो ऐसी घटनाओं को और अधिक सख्ती से संबोधित करने के लिए एक विधायी कदम का संकेत देता है। अब देख लेते हैं इसमें आलोचनाएं क्या क्या हो रही है और चिंताएं क्या क्या है। जैसे ये सख्त कानून है, अभी हम लोगों ने बात किया, अगर कोई व्यक्ति किसी को एक्सीडेंट करके भाग जाता है बिना किसी सूचना के, तो उसे 10 साल तक की जेल या फिर 7 लाख तक का जुर्माना दिया जा सकता है। जबकि पहले जो था मात्र 2 साल तक का जेल होता था और जुर्माना भी कम था। और ड्राइवर को हतोत्साहित किया जाता है। जैसे कि कुछ निजी परिवहन ऑपरेटर ने चिंता व्यक्त की है कि ये जो कड़े कानून जो बनाए गए हैं ड्राइवरों को हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कि संभावित रूप से अन्यायपूर्ण दंड हो सकता है और ड्राइविंग भूमिका निभाने के लिए व्यक्तियों की इच्छा भी प्रभावित हो सकती है। उसके बाद भीड़ की हिंसा का खतरा, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई अगर टू व्हीलर का भी गलती है तो भी ट्रक के जो ड्राइवर्स होते हैं या फिर बड़े भारी वाहन के जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें उत्पीड़न झेलना पड़ता है। यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि भीड़ की हिंसा का भी खतरा होता है। जब चालक घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो आसपास खड़े लोगों या फिर समुदाय की प्रतिकूल प्रतिक्रिया के डर से ऑपरेटरों को भीड़ की हिंसा का भी सामना किया जा सकता है, ठीक है, जो ड्राइवर्स होते हैं। उसके बाद बिना जांच के भी बड़े वाहनों को दोषी ठहराया जाता है। कोई भी गाड़ी आप चलाएं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और बाइक कोई चला रहा है, अगर दोनों में टक्कर हुआ तो बाइक वाले की गलती होगी। और अगर बाइक और फोर व्हीलर की बात की जाए तो वहां पे दोनों में टक्कर हुआ तो फोर व्हीलर की गलती है। अगर फोर व्हीलर और जितने भी भारी वाहन है उसमें टक्कर हुआ तो भारी वाहन की गलती है। तो ये जो मानसिकता है उसे बदलने की आवश्यकता है। जब तक सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं होता है, किसी पे भी कोई भी अपराध साबित नहीं होता है, ठीक है। इसी की बात की जा रही है कि बिना जांच के बड़े वाहन को दोषी ठहराया जाता है और ट्रक चालक विशेष रूप से चिंतित रहते हैं कि कानून प्रवर्तन बिना पूरी जांच के जल्दबाजी में बड़े वाहनों को दोषी ठहरा सकता है, जिससे कि संभावित रूप से अन्यायपूर्ण आरोप और जुर्माना हो सकता है। और उत्पीड़न और जबरन वसूली, उद्योग संबंधित उद्योग संभावित उत्पीड़न, जबरन वसूली, अनावश्यक हिरासत और ड्राइवरों के लिए कानूनी परिणामों के बारे में चिंता जताता है, जिससे कि परिवहन क्षेत्र में आने वाली चुनौतियां जो बढ़ सकती है। तो ये सारी चिंताएं जो है वो ट्रक ड्राइवर्स की है, जो इन्होंने सामने रखी है। सर, ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें जो नए प्रावधान लाए गए हैं हिट एंड रन कानून का, जो भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी को बदल कर लाया गया है। तो ये जो प्रावधान थे इससे कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर्स और सारे ड्राइवर जो है वो असहमत है और इसमें कुछ संशोधन की मांग किया जा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है फ्री मूवमेंट रिजीम एट म्यांमार बॉर्डर टू इंस्ट्यून, मतलब कि जो अभी वर्तमान समय में मुफ्त आवाजाही व्यवस्था थी भारत और म्यांमार बॉर्डर पे, उसे जल्दी ही समाप्त कर दिया जाएगा और इंडिया की तरफ से अब वीजा की आवश्यकता होगी यहाँ से आवाजाही के लिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कुछ चीजें विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं म्यांमार का जो बॉर्डर है वो आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों के साथ साझा होता है, ठीक है। यहाँ समस्याएं जो हो रही है, बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स का आवागमन हो रहा है, ठीक है, जिससे कि आसपास का जो राज्य है ये प्रभावित हो रहा है। वहां के बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं ड्रग्स से, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार म्यांमार सीमा पर मुफ्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग जो सीमा पार कर भारत आ सकते हैं, उन्हें जल्दी ही वीजा की आवश्यकता होगी। भारत और म्यांमार जो है एक बिना बाढ़, वहां पे जो बाढ़ होते हैं वो भी नहीं है, अब लगाने की बात की जा रही है। एक बिना बाढ़ वाली सीमा साझा करता और दोनों तरफ के लोग
के बीच जो है वो रोटी बेटी का संबंध है, ठीक है, सांस्कृतिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है और जातीय संबंध है, जिसने 1970 के दशक में इस व्यवस्था को प्रेरित किया गया था, ठीक है, जो कि मुफ्त आवाजाही व्यवस्था को बहाल किया गया है। इसे आखिरी बार 2016 में संशोधित किया गया। आगे कहा जाता है कि सीमा के करीब 300 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाई जाएगी, ठीक है, और आगे कुछ दिनों में इसके लिए निविदा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट भी लाए जाएंगे, ठीक है, और ड्रोन की मदद से सीमावर्ती इलाकों का सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा। इस आशंका के बीच नागालैंड और मिजोरम के भी कुछ लोग जो है इसे विरोध कर सकते हैं। तो सीमा सुरक्षा जो है वो केंद्र का विषय है और हम उनकी चिंताओं पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो केंद्र सरकार ही देगा, ठीक है। और म्यांमार से भी लगातार बातचीत किया जा रहा है। ये जो लगातार ड्रग्स का समस्या बढ़ रहा है और आतंकवाद की घुसपैठ भी अब बढ़ने लगी है, लगातार जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, वहाँ का जो अस्थिरता है सरकार में, ठीक है, म्यांमार में, इसके कारण भी अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। इसी के लिए इस तरह का स्टेप उठाया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है फॉल्टी कंपल्सन, मतलब हाल ही में मनरेगा के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लागू किया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य, ठीक है। तो इसमें क्लियर कहा जाता है कि एबीपीएस के लागू होने से जो ट्रांजैक्शन होंगे वो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है, जो रिजेक्शन होते हैं वो कम होंगे, जो ट्रांजैक्शन में रिजेक्शन हो जाते थे, बहुत से लोगों के खाते में पैसे नहीं पहुंच पाते थे, उसके जो लीकेज थे उस सभी को समाधान किया जाएगा। उसके बाद जो सुरक्षित ट्रांसफर किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है वो एबीपीएस के लागू होने से सुनिश्चित होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनेक प्रकार की समस्याएं भी राइटर के द्वारा बताई जा रही है, जैसे कि देयर आर अदर्स इश्यूज विद द यूज ऑफ आधार बेस्ड पेमेंट वेयर द एरर्स इन एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट इन अ पेमेंट फेल्यूर, ठीक है। पहला जो है पेमेंट फेल्यूर, अगर किसी भी तरह का एरर होता है तो पेमेंट फेल्यूर हो जाएगा, जिसमें अभी वर्तमान समय में जॉब कार्ड और आधार को लिंक किया गया, अगर उसमें भी समस्या होती है तो भी दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद रॉन्ग बैंक अकाउंट का भी बहुत से केसेस देखा गया है, ठीक है। उसके बाद मेनी केसेस जो पेमेंट कैन बी डिलीवर्ड टू सम अदर अकाउंट, ठीक है, यही बात की जा रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत बार लाइट नहीं होते, बहुत बार इंटरनेट नहीं होते, अभी भी जो पेमेंट जो समस्याएं थी, देर से पेमेंट होती थी, अभी भी आधार के आ जाने से भी वो समस्याएं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वहां के लोग तत्पर नहीं होते, अधिकारी लोग तत्पर नहीं होते, क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी मेन समस्याएं जो है, ठीक है, क्योंकि कल हम लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसलिए आज उतने विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, बस मुख्य बातों को देख लेते हैं। जैसे चिंताजनक बात यह है कि यह निर्णय अब भुगतान के इस तरीके के लिए 35% जॉब कार्ड धारकों और 12.7% सक्रिय श्रमिक, हम लोग ऑलरेडी सक्रिय श्रमिक पढ़ चुके हैं, उसका परिभाषा जिस लोगों ने नहीं देखा है वो कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें क्लियर बताया हूं मैं सक्रिय श्रमिक क्या होता है, ठीक है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कम से कम एक दिन का जो काम किया हो उसी को कहा जाता है सक्रिय श्रमिक को प्रभावित कर रहा है। तो 35% जो है वो जॉब कार्ड धारक को प्रभावित कर रहा है और 12.7% सक्रिय श्रमिकों को प्रभावित कर रहा है। इस तरह का नया कानून लाया गया है, एबीपीएस जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लाया गया है, मैंडेटरी किया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि एबीपीएस कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करेगा कि जो भुगतान जल्दी होगा, अस्वीकार कम होगा और लीकेज भी बंद हो जाएंगे। ऐसा सोचा जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि आधार नंबर की उपलब्धता लगभग सार्वभौमिक हो गई, लगभग 100% लोग आधार बनवा चुके हैं, ठीक है। एबीपीएस मजदूरी जो है वो स्थानांतरित करने का एक मजबूत, ठीक है, एबीपीएस जो सिस्टम लाया गया है वो किसी भी मजदूर के लिए उसका मजदूरी जो स्थानांतरित करने का एक मजबूत और सुरक्षित तरीका है। हालांकि तकनीकी उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप समस्याग्रस्त कार्यान्वयन भी हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी देखने की, त्रुटियां क्या क्या है, तो आधार आधारित भुगतान के उपयोग के साथ साथ अन्य मुद्दे हैं, ठीक है, जैसे कि आधार और श्रमिक के जॉब कार्ड के बीच बहुत से लोगों का जो होता है नाम का लेटर नहीं मिल पाता है, जिससे कारण जो है सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। कई लोगों के लिए आधार को गलत बैंक खाते में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद कई मामले में भुगतान लाभार्थियों की पसंद के अलावा किसी अन्य खाते में किया जाता है और वह भी उसकी सहमति के बिना, ठीक है। तो इसे भी रोकने की आवश्यकता है। सरकार का दावा है, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि ठेकेदार लोग सारे पैसे अपने अकाउंट में मंगा लेते हैं और जो जागरूक है उसे पैसे दिए, जो जागरूक नहीं है उसे पैसे ही नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद सरकार का दावा है कि आधार के उपयोग से वेतन भुगतान में देरी कम होगी, लेकिन लिवटेक इंडिया के अनुसार वेतन भुगतान में देरी मुख्य रूप से अपर्याप्त धन के कारण होता है, जहां तक कि किसी भी सिस्टम के अनुसार से नहीं होता है। सरकार जो है वो फंड कम देती है।
तो आधार सीडिंग और बैंक खातों के साथ मैपिंग को साफ किए बिना एबीपीएस को अनिवार्य बनाने से केवल और केवल समस्याएं पैदा होगी। ठीक है, उसके बाद केंद्र सरकार को इस निर्णय पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए, जिससे एबीपीएस लागू करने से पहले दोषपूर्ण सीडिंग, ठीक है, जितने भी ऐड किए गए हैं जॉब कार्ड और आधार को, उसके दोषपूर्ण सीडिंग और मैपिंग समस्याओं को ठीक करने का कोई सही विकल्प निकालने की आवश्यकता है, जिससे ये त्रुटियां दूर हो सके और जो भी मजदूर हैं वो एबीपीएस के नए सिस्टम के मैंडेटरी करने से प्रभावित ना हो, क्योंकि वो डेली बेजेस के द्वारा ही अपना जीवन यापन। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या त्रुटियां अभी भी हैं आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, उसे सुधारने के लिए सरकार को एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है एन इंडिया आउट प्लान दैट कुड इम्पैक्ट द मालदीव्स, एक भारत बाहर योजना जो मालदीव को प्रभावित कर सकता है। तो मालदीव सरकार ने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित करते हुए भारत के साथ ये मुख्य कारण है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया गया है मालदीव सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता क्या है, सभी चीजों को ध्यान से देख लेते हैं। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण की प्रकृति जो है, इन सर्वेक्षण में सुरक्षित और कुशल समुद्री परिवहन की सुविधा के लिए जल निकायों का मानचित्रण भी शामिल है। तो 2019 में समझौता किया गया था भारत और मालदीव के बीच में, जिसमें जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की राजकीय यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच हाइड्रोग्राफी में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। उसी को ही वर्तमान समय में अपग्रेड नहीं किया गया मालदीव के द्वारा, मालदीव सरकार के द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्या है, 2021, 22 और 23 में 3 संयुक्त सर्वेक्षण आयोजित किए गए, जिसमें आईएनएस दर्शन और आईएनएस सतलज जैसे भारतीय नौसेना के जहाज भी शामिल थे। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य जो था वो नेविगेशन चार्ट को अद्यतन करना और पर्यटन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्र का समर्थन करते हुए उसमें ज्वारीय अवलोकन और एक नए उथले तटों की पहचान करना भी शामिल था। ठीक है, उसके बाद एमएनडीएफ को समर्थन भी होता था इससे, जैसे कि भारत ने हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं की स्थापना में मालदीव का समर्थन करने की अपनी नीति के अनुरूप एमएनडीएफ कर्मियों को हाइड्रोग्राफिक उपकरण और प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था। अन्य देशों के साथ भी भारत का जो है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता ऑलरेडी किया गया है मालदीव के अलावा, जैसे कि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत ने श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय हाइड्रोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना पर प्रकाश डालता है और विशेष रूप से सीमित क्षमताओं वाले क्षेत्रों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो मालदीव के फैसले के पीछे क्या कारण है, जो अभी वर्तमान समय में भारत के साथ जो समझौता था उसको अपग्रेड नहीं किया गया हाइड्रोग्राफिकल सर्वेक्षण के समझौते का, तो इसके कारण जो है शासन में परिवर्तन। 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये समझौता हस्ताक्षर किया गया था तो उस समय सरकार जो थी किसी और की थी, और अभी वर्तमान समय में चुनाव के बाद दूसरी पार्टी का जीत होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो है चीन का समर्थक है, इसी कारण इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। तो शासन में परिवर्तन से प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के मोहम्मद मुइजू चुनाव जीते, जिसे अधिक चीनी समर्थक के रूप में देखा जाता है। उसने उसके पूर्ववर्ती जो राष्ट्रपति थे सोलिह के भारत अनुकूल रुख के विपरीत थे। तो सोलिह जो थे पहले इस तरह का समझौता किए थे भारत के साथ। भू राजनीतिक गतिशीलता हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव ने मालदीव में भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये जो है चीन का लगातार प्रभाव देखा जा रहा है। इंडिया आउट अभियान क्या है, तो भारतीय सेना उपस्थिति के आरोप और नए प्रशासन के यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि लगातार जो है वो चीन के द्वारा उसे उकसाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मालदीव में है भारतीय सेना भी उपस्थित होते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और नए प्रशासन के राष्ट्रीय सुरक्षा और हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं में आत्मनिर्भरता पर जोर देने के लिए इस निर्णय को प्रभावित करता है। ठीक है, मालदीव चाह रहा है कि मैं खुद का हाइड्रोग्राफिकल क्षमता बढ़ाऊं, ठीक है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाऊं। ये मेनली जो है ये एक बहाना है, मेनली चीन जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, तो बदलता भू राजनीतिक परिदृश्य, मालदीव का जो निर्णय है हिंद महासागर में बदलती भू राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है, जिसमें चीन का बढ़ता प्रभाव जो है वो भारत की पारंपरिक भूमिका को चुनौती दे रहा है। भारत मालदीव संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह विकास जो है वो मालदीव की विदेश नीति के पुनर्मूल्यांकन का संकेत दे सकता है, जो संभावित रूप से क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये थे आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।